ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ओम प्रकाश पांडे। ओम प्रकाश पांडे जी, आपका विषय संस्कृत विचलन सर। एवं आधुनिक महिलाएं। हाँ सर, मेरा सेशन थोड़ा लेट कर दीजिए सर। सर मैं अभी उसमें हूँ ना, अच्छा मतलब यात्रा कर रहा हूँ सर। थोड़ा अभी अच्छा, 2-3 मिनट में पहुंच जाऊंगा घर, उसके बाद करूंगा सर। ठीक है सर, कोशिश करना कि हाँ आपका जल्दी टाइम जी 3:15 से पहले पहले हो जाए। इसके जी, बाद सवा नेक्स्ट है तीन से हमारे पहले हो जाएगा सर। जी किरण रावत जी, आपका टॉपिक है महिलाओं के उत्थान में मीडिया की भूमिका। गुड आफ्टरनून और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। तो टॉपिक है वो है प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया का किस तरह से रोल है महिला के उत्थान में। तो हमारे तंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। तो बट लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है मीडिया का रोल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? कैमरा ऑन सर, एक मिनट सर, मैं थोड़ा बाहर पे ना, मेरे भाई के शादी थी एक्चुअली में, तो मैं छत पे आई थी ऊपर, तो इसलिए मैंने कोई कैमरा बात ऑफ नहीं, कर। थोड़ा हाँ, आप व्यवस्थित होकर के करेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, देखिए, जब कब पता तो लगे ना सभी को कि आप बिल्कुल। कहाँ से आप प्रस्तुत कर रही हैं, क्या है आपका, क्योंकि जब तक हमें फेस दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा ना आपका एक्सप्रेशन क्या है। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है, एक मिनट सर। हाँ हाँ, कैमरा ऑन कर दीजिए किरण जी। वैसे पता है, हाँ घर में शादी है तो रिश्तेदार हैं नीचे, काफी लोग आए हुए हैं, वो है पहले से पता, लेकिन जब कैमरा ऑन रहेगा तो आपस में इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं विजिबल हूँ सर? यस यस, किरण स्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो सर मेरा ये कहना ये है कि मीडिया का दोनों तरह से रोल है महिला के उत्थान में, क्योंकि देखा गया है कि मीडिया में सिर्फ महिला की जो इमेज है वो नेगेटिव वे में ज्यादातर दिखाई जाती है। या आप इसका एग्जांपल के लिए मैं दे सकती हूँ, एडवर्टाइजमेंट जितने भी अगर अगर आप देखेंगे मीडिया में, अगर कोई डीओ का है तो उसमें महिला की जो भूमिका है ना वो नेगेटिव उसमें दिखा रखी है, कि अगर आप उस तरह का डीओ इस्तेमाल करोगे तो फीमेल जो है वो आप पे अट्रैक्ट होके आएंगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। क्योंकि आप यूथ को क्या दिखा रहे हो, यूथ को आप पॉजिटिव वे में नहीं दिखा रहे हो, आप एक अट्रैक्शन को फीमेल अट्रैक्शन का वे में दिखा रहे हो। जो चीज ये होनी चाहिए कि अगर इक्वालिटी है तो दोनों तरफ से इक्वालिटी होनी चाहिए। एनईपी 2020 कहती है इक्विटी एंड इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन वो तब होगा ना जब हमारी खुद की थिंकिंग भी पॉजिटिव वे में जाएगी। जब हम खुद नेगेटिव थिंकिंग लेके फीमेल को सिर्फ और सिर्फ एक सेक्सुअल उसमें लेके चलेंगे, तो मैं नहीं समझती हूँ कि हम बात कर रहे हैं कि हाँ मीडिया बहुत रोल प्ले कर रहा है ओनली महिला के उत्थान में। तो मेरे हिसाब से महिला के उत्थान में मीडिया का बहुत रोल है, क्योंकि एजुकेशन की दृष्टि से भी अगर हम ऐसे रूरल एरिया भी हैं जहाँ पर अभी फीमेल एजुकेशन पे काम नहीं हुआ है, जहाँ पर दूरस्थ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी जरूरत है फीमेल एजुकेशन को बढ़ाने की, फीमेल रेशो को बढ़ाने की, तो मीडिया का रोल सबसे ज्यादा हो सकता है। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया उस तरह की अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहा है, जो चीज होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव ही दिखाया जा रहा है हर जगह पर, लेकिन इतना होना चाहिए मीडिया का रोल फीमेल के उत्थान के लिए, वो अभी तक नहीं हो पाया। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मैं समझती हूँ कि मीडिया को जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए, तो उन चीजों को महिलाओं मुद्दों पे बात करे, लेकिन उन चीजों को दिखाते दिखाया नहीं जाता है। जैसे ट्रांसजेंडर एजुकेशन पे काम होना चाहिए, इस चीज पे कोई काम नहीं है अब तक। आज हम देखते हैं कि अगर हम भी यूनिवर्सिटी में, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी में या फिर एचएनबी में भी कहीं भी देखते हैं, ट्रांसजेंडर एजुकेशन पे कोई बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मीडिया उन चीजों को क्यों नहीं दिखाता है? आज भी हमारे यहाँ रेशो देख लीजिए, या फीमेल एजुकेशन में रेशो बहुत कम है मेल के अकॉर्डिंग, है ना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, फीमेल के एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है उस हद तक जिस हद तक होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मीडिया का रोल होना चाहिए कि महिला की जो इमेज को वो पॉजिटिव वे में दिखाए, ना कि नेगेटिव वे में। ठीक है, थैंक यू किरण जी। अब मैं सर से निवेदन करता हूँ कि अगर सर मार्गदर्शन करना चाहें इसमें।
और कुछ बोलना है आपको किरण जी? हो गया? हरिओम। और कोई सुझाव है आपके, और कोई बात बाकी रह गई है? किरण जी माइक आपका या तो अनम्यूट या आपको सुनाई दे रहा है स्पीकर आपका? ओके। ये मुझे आवाज कटती है यहाँ पर। हाँ, उनकी आवाज कंटिन्यू करिए आप। आपकी आवाज आ रही है किरण जी हमें? उनके यहाँ नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे जी। सर आगे फिर हाँ, किरण जी का हाँ, उन्होंने म्यूट किया है। किरण जी का जो टॉपिक था, महिलाओं के उत्थान में मीडिया की भूमिका, लेकिन उनका जो पक्ष रहा है वो कि उत्थान के साथ साथ जो नकारात्मकता है उसमें भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आज जितनी भी एड फिल्म है, आपके जितने भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं, उनमें जो महिला का जो किरदार दिखाया जाता है उसको बड़ा ही हीन या उस ढंग से दिखाया जा रहा है, गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि संविधान के द्वारा, या हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करें तो उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक बालिका हैं उनको, और बालिका शिक्षा को 12th तक सरकार के द्वारा निःशुल्क किया गया, लेकिन फिर भी आज भी समता या समानता की दृष्टि से उतना उसको स्थान प्राप्त नहीं है। और जो मीडिया की जो भागीदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए महिलाओं के प्रति, उसको उतने सकारात्मक ढंग से वो प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। उन्होंने ट्रांसजेंडर की बात भी की कि उनको, उनके लिए आज भी शिक्षा में उतना स्थान नहीं है। शिक्षा के साथ साथ समाज में भी जहां जहां उनको बराबरी पर लाने की जिम्मेदारी सरकार की है, उसमें भी उतना प्रयास नहीं हो पाया है, और मीडिया के द्वारा भी उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया है। बहुत अच्छा पत्र है इनका, और इनके विचार भी जो वास्तविकता है समाज में जो देखी जा रही है उसके आधार पर उन्होंने अपना प्रस्तुत किया। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं प्रभाकर पांडे, अगर जुड़ गए हैं ग्रुप में तो बता सकते हैं, अभी नहीं। सुनीता कुमारी जी, डॉक्टर राजपाल सिंह शास्त्री जी। यस सर। हाँ, आपका टॉपिक है वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति। ओके सर, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज जो है वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसमें बड़ा हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और बड़ी खुशी की बात है। इससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँ तो मैं अपना थोड़ा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजपाल शास्त्री, मैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी एसआरटी कैंपस थॉल में संस्कृत डिपार्टमेंट में सहायक आचार्य। क्योंकि हमारी एक जो महिला सशक्तिकरण पे आपने जो रखा है, उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँ। अपने इष्ट देव को नमन करता हूँ। बताया गया है, नमस्तस्मै गणेशाय यति कंठा पुष्करायते मदाभो घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। जिस गणेश जी की मद की परिपूर्णता से गंभीर ध्वनि वाला कंठ नीलकंठ भगवान शिव का तांडव नृत्य मृदांग का काम करता है, ऐसे उन शिव भगवान शिव को मेरा नमन, ऐसे उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सभी जितने भी विद्वान जन हैं उन सबको मेरा प्रणाम। मेरा टॉपिक है, मेरा जो शोध का विषय है वो है वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति। वैदिक काल में वैसे तो बताया जाता है कि वैदिक कालीन समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था। वैदिक काल में स्त्रियों को बड़े सम्मान पूर्वक देखा जाता था। कहीं कहीं वेदों में बताया गया है कि स्त्री को नारी भी कहा गया है, देवी कहा गया है, विदुषी भी कहा गया है, वीरांगना भी कहा गया है, वीरों की जननी भी कहा गया है, कर्तव्य निष्ठा भी कहा गया है,
माता भी कहा गया है, पुत्री भी कहा गया है, धर्मपत्नी भी कहा गया है, गृहिणी भी कहा गया है और प्रथम संतान की प्रथम शिक्षिका भी कहा गया है। अनेक नामों से इसको पुकारा जाता है स्त्री को। और ऐसे इन स्त्रियों के बारे में यदि देखा जाए, हमारे जो ग्रंथ हैं वैदिक काल में, हमारे जो सच पूछे तो ऋग्वेद का एक सूक्त है जिसे वाक सूक्त कहा गया है। वाक सूक्त में कहा गया है कि अहम राष्ट्रम संगमणि वसु नाम चिकित्सेतु प्रथमायगी नाम। तो कहा गया है कि मैं वाक देवी समस्त जगत की ईश्वरी हूँ, उपासकों को मैं धर्म प्रदान करने वाली हूँ, क्योंकि स्त्री को इस रूप में मैंने जिसका साक्षात रूप से कर्तव्य पालन किया है, ऐसा मैंने उनका अनुभव किया है। इतना ही नहीं, यदि हम देखें तो मनुस्मृति में बड़ा अच्छा बताया गया है कि मनुस्मृति में एक बड़ा ही लोकप्रिय मंत्र है, जैसे कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रेत अस्ततु न पूजन्ते सर्वस्त्र फल क्रिया। कि जहां पर नारियों का सम्मान होता है, जहां पर नारियों की पूजा होती है, वहां पर देवता निवास करते हैं, और जहां पर इनका सम्मान नहीं होता वहां पर जो है सारे कार्य विफल हो जाते हैं, कोई कार्य भी सफल नहीं होता है। इतना ही नहीं, आगे भी बताया गया है शोचन्ति जमायु यत्र विश्वत्याशु तत्कुलम न शोचन्ति तु तत्प्रेषा वर्ध्यते तद सर्वथा। कहा गया कि जिस कुल में या जिस परिवार में स्त्रियां कष्ट भोगती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वहां स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती। जिस कुल में स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती वह कुल में सारे कार्य सभी सफल होते हैं, और जहां पर स्त्रियां खुश रहती हैं वहां पर सारे कार्य सफल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, स्त्रियों के बारे में यदि हम वैदिक काल में जाएं तो बहुत सारी स्त्रियां हैं, जैसे कि गार्गी हैं, अपौला है, लोकमुद्रा है, मैत्रेयी है, विशंबरा है, इत्यादि नारियां हैं, जिन नारियों को, स्त्रियों को बड़ा ही उनका नाम बड़े उत्थान और सम्मान के साथ लिया जाता है। परंतु आज का जो युग है उसमें स्त्रियां और भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर स्त्रियों का योगदान नहीं है। यदि आप अपने राष्ट्रपति जी को देख लीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू को, कितने बड़े ओहदे पे हैं। अभी हमारी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल, और जो वो भी लेडीज ही हैं, और ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं। परंतु इस कार्य को यदि आगे बढ़ाया जाए तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। यदि वेदों में हमने और भी हमें चीजें बहुत सारी मिलती हैं, क्योंकि मेरा वैदिक साहित्य पे ही कार्य है, तो उस युग में भी हम देखें तो बताया गया है कि स्त्री को सभी रत्नों की खान बताया गया है। वैसे समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले, उन 14 रत्नों में यदि सर्वोपरि स्थान देखा जाए तो एक स्त्री रत्न को बताया गया है। जैसे संस्कृत में कहा गया है न स्त्री रत्नम समम रत्नम, कि स्त्री रत्न के समान विश्व में ऐसा कोई रत्न नहीं है जो स्त्री रत्न हो, स्त्री की बराबरी कर सका हो। क्योंकि स्त्री ही वो चीज है, महिला ही वो चीज है कि जिसने हमें जन्म दिया, जिसने इस संपूर्ण संसार को बनाया, संपूर्ण संसार में जिसका देखा गया। तो बताया गया कि सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न होकर, सभी तीनों लोकों से उत्पन्न होकर, सभी अतुल्य तेज को होकर के जब नारी बनी, जब संपूर्ण संसार में इसका अस्तित्व हुआ, संपूर्ण संसार जिससे बना वो एक स्त्री ही है, वो एक महिला ही है, वो एक बहन है। वो स्त्री कई रूपों में हो सकती है। वो हमारी महिला में हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। यदि हम देखें पुराणों में भी इसका बड़ा ही सर्वगुण संपन्न माना गया है। तो आज महिलाओं को यदि आगे और बढ़ाना है तो महिलाओं के कार्यों को उजागर करना होगा, महिलाओं का सम्मान करना होगा, महिलाओं को हर कार्य में आगे चलने के लिए प्रेरणा देनी होगी। उन्हें जो है किसी भी कार्य में बात पाए, इसलिए हमें एक साथ होकर के उसमें चलना होगा। यदि हम सार रूप में कहें तो महिलाओं का यदि हम सम्मान करेंगे तो हमारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे।
इसीलिए कहा गया है कि वेदों के अध्ययन से भी हमें पता चलता है कि वैदिक काल में स्त्रियों का बड़ा सम्मान था। आज उनका ही बड़ा आदर और सम्मान के साथ आज हम उनका नाम लेते हैं। और वैसे तो काफी बड़ा पेपर है, अगर मैं इसको पूरा पढ़ना भी चाहूं, परंतु समय की बाध्यता होते हुए, समय का ध्यान रखते हुए मैं अपने शोध पत्र को यहीं पर विराम देता हूं। जयतु उत्तराखंड, जयतु भारतम, जयतु संस्कृत विश्वविद्यालय जो उत्तराखंड, हमारी संपूर्ण संस्कृति, सबको मेरा सतत प्रणाम। राजपाल जी, आपने बहुत सुंदर विषय लिया है, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति, क्योंकि आज हम विकसित भारत 2047 की कल्पना कर रहे हैं। तो उसका जो आधार है, जब तक हम अपने आधार यानी वैदिक संस्कृति को, वेदों के बारे में यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा विकसित भारत की जो संकल्पना है वो संभव नहीं है। क्योंकि वहीं से लेकर के, क्योंकि हमारा जो आधार रहा है, यानी जो सत्ता रही है, स्त्रियों की सत्ता रही है, समानता की जो बात रही है, वो वेदों से ही रही है। क्योंकि वहां महिला और पुरुष दोनों में समानता का, समता और समानता और स्त्रियों के सम्मान की बात थी। आज हमें इस विषय पर चर्चा करने की जो बात हो रही है, क्यों की जा रही है, उसका कारण भी यही है। क्योंकि जो उस समय की स्थिति थी समानता की, सम्मान की, समता की, वो धीरे धीरे क्या हो गई, क्षय हो गई, वो क्षीण हो गई। और हम अब चाहते हैं कि उनको फिर से वही स्थान प्राप्त हो। मात्र सत्तात्मक समाज, माता को स्थान मिले। जैसे विदुषियों के नाम हमने आपने लिए हैं, गार्गी हैं, अपाला हैं, लोपा हैं, ये सभी जो विदुषियां हुई हैं, विदुषिया में जितना विद्वान थे उस समय के, उसी के समान वो भी शास्त्र, यानी ऐसे भी उदाहरण आप देखेंगे वेदों में कि महिलाओं ने उस समय की जो विदुषियां, उन्होंने मंडन मिश्र को भी हरा दिया, पराजित कर दिया। यानी ऐसा नहीं है कि उस समय वो नहीं थी, विद्वता नहीं थी, विद्वता थी। बहुत आज क्या हुआ है कि उनको, जैसे मीडिया की बात थी भी पहले जो थे आपसे, कि उसको उस ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, समाज में उतना स्थान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से हम इस बात कर रहे हैं। क्योंकि आपने मनुस्मृति का भी लिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यानी आप देखिए कि जिस देश में, ये वही भारतवर्ष है, वही आर्यव्रत है ये, जिसमें स्त्रियों को इतना सम्मान था कि देवता भी आकर के यहाँ विचरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सम्मान था, महिलाओं को समानता का अधिकार था। तो वो रत्न के समान हैं, पुराणों में भी उनको स्थान दिया गया है। और हमारा ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है। आप देखेंगे कि सबसे पहले जो नाम है वो भी हम पहले ही ले रहे हैं, सीता राम, यानी राम से पहले हम किसका नाम ले रहे हैं? यही सम्मान था, यही सम्मान था पुराणों में, हमारे जो लौकिक साहित्य उसमें भी, यानी सम्मान, यानी पहला जो प्रथम नाम है वो उन्हीं का है। चाहे वो सीता, मतलब सीताराम में कहेंगे, चाहे राधे कृष्णा में कहेंगे, कहीं भी देख लीजिए आप, है पार्वती परमेश्वर, यही कहेंगे ना। तो पहले हम पार्वती जी का नाम ले रहे हैं, उसके बाद परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे आपके दृष्टांत जो है, वैदिक पूरा हमारा साहित्य जो है भरा पड़ा है। तो हमें 2047 तक उसी स्थिति में ला करके खड़ा करना है, जिसकी चर्चा आपने अपने पत्र में की है। कालिदास ने बड़ा अच्छा लिखा है जी। वागार्थाविव संप्रक्तः वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। तो पहले परमेश्वर पार्वती जी का ही नाम है, पहले स्त्री का ही नाम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। धन्यवाद सर मार्गदर्शन के लिए। साथ साथ हमारा भी मार्गदर्शन हो रहा है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्र बडोला जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं देहरादून में विश्वविद्यालय में, और मैं चाहता हूं कि आप अपने विषय को संबोधित करेंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्र बडोला जी। सर्वेभ्यो नमो नमः, सभी को प्रणाम। मेरा विषय है वेद में वैदिक संस्कृति में महिला, सब्जेक्ट है मेरा। और मैं अपनी जो बात है उसको ज्यादा ना कहते हुए थोड़ी ही देर में, मतलब सूक्ष्म शब्दों में ही उसको मैं रखूंगा। वैदिक संस्कृति में महिलाएं मेरा टॉपिक है।
हमारा जो प्राचीन भारतीय जो समाज है वो वैदिक काल से ही उसमें नारियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गार्गी, अपाला, घोषा, विश्ववारा, सची, इंद्राणी, मैत्री, लोपामुद्रा आदि विदुषी नारियां उच्च शिक्षा के शिखर पर विराजमान होते हुए वैदिक ऋचाओं की रचयिता हैं। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद में प्रश्न उत्तरों के कारण बृहदारण्य के उपनिषद की ऋचाओं का निर्माण हुआ। मैत्रेयी ने अपनी विद्वता से हजारों साल पहले संपूर्ण नारी जाति का सम्मान बढ़ाते हुए यह साबित कर दिखाया कि गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए भी स्त्री ज्ञान अर्जित कर सकती है। प्राचीन काल से आज तक नारी अपने सद्व्यवहार, आचरण, त्याग, ममता, करुणा, सहनशीलता आदि गुणों से परिवार एवं समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए है। मनु स्मृति में भी अभी पूर्व वक्ता के द्वारा कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र विफला क्रियाः। नारी को सृष्टि निर्मात्री भी कहा गया है क्योंकि पुरुष को पुत्र प्रदान कर उसे पितृ से वह मुक्त करती है और वही पुत्री को जन्म देकर के वह संसार के अस्तित्व को स्थिरता प्रदान करती है। प्राचीन काल में कन्या जन्म होने पर परिवार में उसे पुत्र के समान ही सम्मान मिलता था और पुत्री जन्म होने से पिता धन्य हो जाता था। इसका स्पष्ट उदाहरण कुमार संभव महाकाव्य में हिमालय जो राजा हैं उनके घर जब पुत्री पार्वती का जन्म होता है तो वो एक सर्वत्र हर्षोल्लास का वातावरण बना देता है। इसके अलावा जो हमारा जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य के विज्ञान महाकवि कालिदास के विज्ञान शाकुंतलम नाटक में भी शकुंतला को अपने पिता कर्ण से और माता गौतमी से परम स्नेह प्राप्त होता है। तभी तो कर्ण जैसे तपस्वी भी जब शकुंतला की विदाई होती है तो विदाई के समय रोने लगते हैं और वे कहते हैं कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुष चिंता जड़ दर्शनम। तो महिष कर्ण कहते हैं कि जब मुझ जैसे तपस्वी की, मुझ जैसे वनवासी की पुत्री विदाई के समय वियोग में ऐसी स्थिति हो गई है तो गृहस्थ लोग अपनी पुत्री का वियोग कैसे सहन करते होंगे। आज के जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में भी नारी को समाज में उच्च स्थान प्राप्त है क्योंकि हम सभी देख रहे हैं, क्योंकि हम सभी जहां पर भी जहां पर हम कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य क्षेत्र में और अब ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र नहीं छूटा है जहां महिलाएं कार्य न कर रही हों, क्योंकि उनको हमारे ही समान मतलब एक अलग से हमारी बराबरी के नहीं बल्कि हाँ हमसे भी अलग उच्चतर स्थान उनको प्राप्त है। इसके अलावा अभिज्ञान इसके अलावा जो प्राचीन समय था, प्राचीन समय में भी नारियां क्या थी, पढ़ी लिखी थी और इसका स्पष्ट उदाहरण फिर हमको अभिज्ञान शाकुंतलम में ही देखने को मिलता है और कुमार संभव में भी देखने को मिलता है कि पार्वती की जब बाल्यावस्था बीत जाती है तो वह अपने शिक्षण समय में पूर्व जन्म की समस्त विद्याएं स्वतः ही प्राप्त कर लेती है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम में जब शकुंतला दुष्यंत के लिए प्रेम पत्र लिखती है और प्रेम पत्र लिखती है और इसके अलावा प्रियंवदा और अनुसुईया की जो ललित एवं सौंदर्य प्रसाधन में जो निपुण थी और फिर मालविका की जो नृत्य कला, तो इससे हमें ज्ञान होता है, आभास ज्ञान होता है और सूचित होता है कि प्राचीन समय में बालिकाएं विविध प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करती थी तथा उसमें परवीणता प्राप्त करती थी। इसके अतिरिक्त गृह दायित्व का कार्य भी कन्याओं को करना पड़ता था, जो कि आज वर्तमान में भी हमें देखने को मिलता है, जैसे अतिथि सेवा हो गई, पशु पक्षियों का पालन पोषण हो गया और घर के कार्य करना। शिक्षा का उद्देश्य केवल बालिकाओं को सामाजिक और पारिवारिक व्यवहारों से अवगत कराते हुए उन्हें एक आदर्श माता गृहिणी जैसे उच्च स्थान पर स्थापित करना होता था। बहन के रूप में वह अपने भाई के प्रति चिंतित रहती, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला जब तक पौधों को पानी नहीं देती थी तो उसे मतलब एक उसका मन शांत नहीं होता था, तो वह अपने जो वहां पर आश्रम में जो पौधे लगाए हुए थे उन्हें अपने सहोदर भाई मानती थी और उनका समय पर उनको सिंचन करने के लिए वे व्याकुल होकर कहती थी कि अस्ति में सहोदर स्नेह एतेषु। तो इसी तरह मालविका, माधव सेन, आर्य कौशिकी, वसुमती, धरणी वीर सेन, वसु लक्ष्मी, वसुमित्र आदि प्रसंगों के माध्यम से भाई बहन के बीच के आदर्श जो प्रेम है वह प्रेम के संबंध को प्रदर्शित करता है और वहां पर भी एक नारी का जो एक बहन है, बहन के रूप में भी एक आदर्श स्थापित करता है। भर्तृहरि
ने भी भर्तृहरि ने कहा है कि एक जो नारी है वो अबला कैसे हो सकती है, अर्थात वो कहते हैं कि जब नारी का जो सौंदर्य स्वरूप है उन्होंने वर्णन किया। भर्तृहरि कहते हैं कि उनकी जो नारी है उनकी चंचल पुत्रियों के कटाक्ष से इंद्रादि हार मानते हैं। महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्र में सूक्त लिखी है, निसर्ग निपुणा स्त्रिय की स्त्रियां स्वभाव से चतुर होती हैं। उसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम में फिर आया है, दुष्यंत कहता है अशिक्षित पटुत्तम स्त्रीणम की नारी की कुशलता की ओर, इन सूक्तियों के द्वारा नारी की कुशलता की ओर संकेत किया गया है। कल्हण ने भी अपनी राज तरंगिणी में कहा है कि निसर्ग लताम निसर्ग तरलाम नारी कह नियंत्रितुम क्षमा, अर्थात निसर्ग नियंत्रित करने में कौन समर्थ है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो नारियां थी वो प्राचीन काल में हो चाहे इस वर्तमान काल में हम, उनका स्थान आज भी समाज में उतना ही उच्च है, क्योंकि वह एक माँ के रूप में जहाँ एक परिवार को स्थापित करते हैं, परिवार की रचना करती हैं और परिवार को मिलाकर रखती हैं, तो वहां पर उनका स्थान सबसे उच्च है। इसके अलावा फिर अन्य जो हमारे जो ऋग्वेद में जो हमारे वेद हैं, वेदों में ऋग्वेद में भी उल्लेख है कि सम्राज्ञी स्वशुरे भव सम्राज्ञी स्वश्रसाम भव, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 50वें सूक्त में यह मंत्र आया है। इसके अलावा फिर उसी के ऋग्वेद के 3 मंडल के 53वें सूक्त में आया है कि जादेश ततम जाया एवं अस्त गृहम इत्यर्थः, पत्नी के रूप में नारी की महानता भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में स्वीकार की गई, इसलिए पत्नी को घर की आत्मा माना गया है। अथर्ववेद में भी नारी के महत्ता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि नारी पुरुष की सहधर्मणी है, जो यज्ञ क्रियाओं को साथ मिलकर पूर्ण करती है। सहोत्रम पुरा नारी शमनम वावगच्छति, अथर्ववेद में आया हुआ है। मनुस्मृति में फिर कहा गया कि जिस घर में नारियों का सम्मान होता है उस कुल की सदाश्री वृद्धि होती है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में जब शकुंतला की विदाई होती है, विदाई के समय, तो महर्षि कर्ण के द्वारा भी शकुंतला को साथ साथ उनको स्वास्थ्य सेवाओं में जो कुपोषण है, समय पर उनको जो संतुलित आहार दिया जाना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रहा है, और प्रजनन के समय जो उनको जिस प्रकार की सुविधाएं मिलनी